हमने पिछली बार डिस्कस किया था बायोमोलिक्यूल में साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की दी थी हैवॉर्थ ने, है ना। हैवॉर्थ हमारा साइंटिस्ट था। हैवॉर्थ ने हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर दी, लेकिन हैवॉर्थ साइक्लिक स्ट्रक्चर तक पहुंचा कैसे? हैवॉर्थ को साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि हमने देखा कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी हमारे पास, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो थी OCS, ओपन चेन जो स्ट्रक्चर थी, हाँ, वो दो तीन चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, है ना। जैसे शिफ्ट टेस्ट नहीं दे पा रहा था हमारा ग्लूकोज, है ना। 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा था। ग्लूकोज पेंटासिडेट बन गया, वो हाइड्रोक्साइलामाइन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। तो ये सारी रिएक्शन कंफर्म कर रही थी कि CHO ग्रुप जो फ्री अवेलेबल नहीं है। तो हैवॉर्थ ने कहा अगर फ्री अवेलेबल नहीं है तो किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। चक्कर माने साइक्लिक। चक्कर का मतलब चक्कर नहीं है यहाँ पे, चक्कर का मतलब क्या है? साइकिल। तो साइक्लिक जब स्ट्रक्चर हमने देखी तो ग्लूकोज ने 5वें फ्लोर पे जाकर, मतलब एल्डिहाइड जो चौधरी साहब थे हमारे, CHO ये वाले, सफलता की कितनी सीढ़ियाँ थी बेटा? 4 सीढ़ियाँ। और उसके बाद नीचे CH2OH। चौधरी साहब ने 1 2 3 4 5 5वें फ्लोर पे जाके अल्कोहल टेस्ट किया। 5वें फ्लोर पे क्या टेस्ट किया बेटा? अल्कोहल। और इसलिए यहाँ पर अल्कोहल टेस्ट करते ही इसने हामी हामी भरनी शुरू कर दी और ऐसे ही टालना भी शुरू कर दिया बातों। हामी हामी करके ऐसे ही टालता रहा, तो हामी एसिटल हेमी एसिटल बना CHO और OH के बीच में। तो ये 6 मेंबर की रिंग बनी। रिंग के बारे में हैवॉर्थ ने कहा भैया इसकी स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसी होनी चाहिए जैसी पायरॉन की है। तो पायरॉन से मैच करके इसकी स्ट्रक्चर को बना लिया गया। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद हम फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। हमारा मोनोसैकेराइड कंप्लीट होगा। उसके बाद हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे और पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट आपका कितने पार्ट में डिवाइडेड है बेटा? 3 पार्ट में। पहले हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स, फिर हम पढ़ते हैं डाइसैकेराइड, फिर पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में हमें 2 स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़नी है बेसिकली, तो एक ही ग्लूकोज। फ्रक्टोज की साइक्लिक और ओपन चेन स्ट्रक्चर सिर्फ देखेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। फ्रक्टोज जब हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तो उसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज पढ़ेंगे। पॉलीसैकेराइड में हमारे पास 3 है, स्टार्च है, सेलुलोज है और ग्लाइकोजन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज से। तो फ्रक्टोज की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्रक्टोज बनता कब है? फ्रक्टोज बनता है जब आपका सुक्रोज, क्या बेटा? सुक्रोज, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं। ये सुक्रोज का मॉलिक्यूल है जिसमें एक हमारा होता है ग्लूकोज और एक होता है हमारा बेटा फ्रक्टोज। एक मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है बेटा? ग्लूकोज, और एक होता है हमारा बेटा फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में जुड़े होते हैं बेटा एक लिंकेज से, जिस लिंकेज का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज बेटा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज को, हाँ, ऑक्सीजन के थ्रू, इस लिंकेज को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? एंजाइम का यूज करते हैं और वाटर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा? हाइड्रोलिसिस। बताया था ना, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे ये डाइसैकेराइड है, क्या है बेटा? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड टूटकर 2 मोनोसैकेराइड बनाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था बेटा, सुक्रोज जो होता है उसके पास क्या होती है बेटा? GF। सुक्रोज के पास क्या होती है बेटा? GF, है ना। और GF होती है तो दुनिया इसे कहते हैं ओ तेरे पास तो GF है। O माने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है? अब ये लिंकेज भी स्पेसिफिक होती है, C1 और C4 के बीच में होती है। ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता मत करो। अभी की बात क्या है कि हाँ, C1 होता है ग्लूकोज का, C4 होता है हमारा इसका, क्या नाम है? नहीं, इसका C1 और C2 होता है यहाँ पे, C1 और C2। C1 इसका और C2 इसका, इन दोनों के बीच में लिंकेज होती है। C1 C4 माल्टोज में होती है। ये बात समझ में आई? फ्रक्टोज बन गया। लेकिन इस फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है? मेन तो डिफरेंस समझना है ना। फॉर्मूला तो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोनों का? C6H12O6। डिफरेंस होता है कि बेटा ये होते हैं FG। GF के क्या होता है बेटा? FG। FG माने फंक्शनल ग्रुप का आइसोमर होता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। ग्लूकोज में होता है चौधरी साहब एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोन में होता है किट्टू भैया यानी कि कीटोन ग्रुप। O11 होता है, उसमें वाटर डालते ही ये कंपाउंड प्रिपेयर हो जाता है। चलिए,
तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ये है बड़ी प्यारी सी। वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहते थे? चौधरी साहब। यहां पे कौन से फ्लोर पे रह रहे हैं कीटोन? सेकंड फ्लोर पे। फ्लोर चेंज हो गया है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। यहां सफलता की कितनी सीढ़ियां चढ़नी है तुम्हें? 3। 3 चढ़ते ही किट्टू भैया से मिलोगे। ऊपर अपना प्राइमरी अल्कोहल, नीचे भी अपना प्राइमरी अल्कोहल। रूल बड़ा सा आसान सा है, बस राइट राइट होते ही लेफ्ट हो जाना। 2 राइट 1 लेफ्ट, 2 राइट मार के 1 लेफ्ट मारना है। बोलो हाँ या ना। अब नीचे वाले मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से देखो तो ग्लाइसरल्डिहाइड से कंपैरिजन करते थे ना हम। ग्लाइसरल्डिहाइड में क्या होता है चौधरी साहब? फिर इधर OH, इधर H और इधर CH2OH। अगर ये रिप्रेजेंटेशन होती है, अगर इससे मैच होता है तो हम कहते हैं भैया ये तो डी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हमारा जो फ्रक्टोज है वो भी कौन सी फैमिली का है? डी फैमिली का है। ध्यान से देखोगे इधर भी OH है और इधर भी OH है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज है, सॉरी डी फ्रक्टोज है। डी फ्रक्टोज है। और ये जो फ्रक्टोज होता है ये होता है हमारा लेवियोरोटेटरी। सर ये लेवियोरोटेटरी का मतलब क्या है? कि ये लाइट को कौन सी डायरेक्शन में लेके जाता है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में। इसलिए क्या साइन लिया हमने? माइनस का। दोनों की डी फैमिली है। अब क्लियर हो गया होगा जहां तक मैं समझा पा रहा हूं तुम्हें कि डी का मतलब ऑप्टिकल रोटेशन से नहीं है। डी का मतलब है विद रेफरेंस टू द अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ग्लाइसरल्डिहाइड। ये हमारा मॉलिक्यूल किसका है? ग्लाइसरल्डिहाइड। 5th पोजीशन पे। नहीं 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 नहीं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवियो रोटेटरी इससे नहीं बेटा, बार बार मैं बोल चुका हूं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवियो रोटेटरी ऑप्टिकल रोटेशन पे डिपेंड करता है। डी और एल विद रिस्पेक्ट टू दी अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप टू दी ग्लाइसरल्डिहाइड, बस। तो यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही डी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट ग्लूकोज होता है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और फ्रक्टोज होता है हमारा लेवियो रोटेटरी। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ग्लूकोज की भी हमारे पास, फ्रक्टोज की भी हमारे पास 2 आइसोमेरिक फॉर्म होती है। कितनी आइसोमेरिक फॉर्म बेटा? 2। एक अल्फा फॉर्म और दूसरी बीटा फॉर्म। तो अगर हम अल्फा फॉर्म की बात करें तो ये देखो अटैचमेंट होगी ना 5th कार्बन से। 5th कार्बन और 2nd कार्बन के बीच में अब बॉन्डिंग हो रही है। तो रिंग में कितने मेंबर आ रहे हैं? 5 मेंबर आ रहे हैं। 1 2 3 4 और 5वां ऑक्सीजन। 5 तो आपके कार्बन हो गए और 4 आपके कार्बन हो गए और 5वां आपका हो गया ऑक्सीजन। 2 कार्बन अब की बारी रिंग से क्या है बेटा? बाहर है। एक नीचे वाला CH2OH और एक इधर CH2OH। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है बात? आ रही है। यहां पर हमारे पास जो ये कार्बन है C2, इस C2 कार्बन पर OH की पोजीशन चेंज हो जाती है, उसी वजह से 2 आइसोमर बन जाते हैं, एक अल्फा फॉर्म और दूसरी बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अब OH किस साइड आ गया बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे OH किस साइड है बेटा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब होता है डाउन, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या होता है? अप। तो आपके पास क्या आ गया? अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज। क्यों वर्ड यूज किया गया है? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर को हम ड्राइव करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं विद रिजेंबलिंग टू दी फ्यूरॉन। फ्यूरॉन एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास। हाँ, तो यहां पर होता है हमारे पास फ्यूरॉन। 5 मेंबर रिंग। कितने मेंबर रिंग बेटा? 5 मेंबर रिंग हमारा फ्यूरॉन होता है। तो फ्यूरॉन से हम इसकी स्ट्रक्चर को डराइव करते हैं, तो फ्यूरानोज। ठीक है। इधर दूसरा मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा बेटा? बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज। ठीक है, ये तो मैंने बना दी। अच्छा एक बात और, मेरा सवाल ये है, यहाँ पे कीटोन और 5वें नंबर का अल्कोहल आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है। जैसे वहां पे एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्ट कर रहा तो बन रहा था हेमीएसिटल। यहाँ पे कीटोन और अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? कीटल, हेमीकीटल। यहाँ पे कीटोन है तो कीटल, वहां पे एल्डिहाइड था तो एसिटल, यहाँ पे कीटोन है तो कीटल। सिंपल, हेमीकीटल, क्योंकि एक के साथ अटैच हो रहा है। 2 के साथ होता तो कीटल कहते हैं। डन है? ठीक है। ये देखो, ये हमारी फ्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। इसी के बिहाफ पर अब हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमारे पास 2 स्ट्रक्चर आएंगी, एक ये रही और एक स्ट्रक्चर ये रही हमारे पास।
अब दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो और इनके लिए रूल याद कर लो, ठीक है। देखो हमारे पास कार्बन नंबर कौन सा है बेटा, ये 2, यहां से पोजीशन हमारी स्टार्ट होगी 2, 3, 4 और 5। रूल क्या है बेटा, डाउन अप डाउन। तो रूल क्या बन गया, उडू नहीं ड्यूड बनेगा, कहां गया, हाँ जी, रूल क्या बनेगा बताना जरा, ड्यूड बन जाएगा, डाउन अप डाउन। बेटा ऑब्वियसली मॉलिक्यूल अलग अलग है तो रूल अलग अलग होंगे, एक जैसा रूल कैसे लगा देंगे सब में, है नहीं। अब यहां पे क्या हो गया बेटा, अप अप डाउन, बस। यानी कि कौन से पोजीशन की चेंजिंग आती है, सिर्फ सेकंड पोजीशन। ये जो सेकंड कार्बन है इसकी पोजीशन पे चेंज आएगा। जो सेकंड कार्बन पर पोजीशन चेंज आता है, इस कार्बन को एक नाम दिया जाता है। वहां पे क्या नाम दिया था बताना जरा, यहां पे इसे कहा जाता है एपीमर, एनोमर, ठीक है। एनोमरिक 2 फॉर्म बनेंगे हमारी, कार्बन का नाम एपीमर हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पे OH ऊपर साइड है तो अप अप डाउन, और उधर आपका DUD यानी कि डाउन अप डाउन, ठीक है। कौन कौन से कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के बीच में है, दूसरे और पांचवें। वहां पर किस किस के बीच में थी, एल्डिहाइड में, सॉरी ग्लूकोज में फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ, यहां पे सेकंड और फिफ्थ के बीच में। डन है, दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ रही है। देखो बेटा अल्फा के लिए रूल ये रहेगा डाउन अप डाउन, और बीटा के लिए रूल रहेगा अप अप डाउन। मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के ऊपर है। अगर यहां पे OH अपवर्ड है तो बीटा, अगर OH डाउनवर्ड है तो अल्फा, और वो भी कौन से कार्बन का, सेकंड कार्बन का। सेकंड कार्बन की पोजीशन का मैटर करता है बस, ठीक है। डन, दोनों डी फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों लेवियो रोटेटरी हैं, तो इसलिए माइनस साइन आ गया हमारे पास। हाँ जी, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज, हाँ हाँ, फ्यूरानोज। अरे यार ये फ्रक्टोज हुआ है यहाँ पे ना, हाँ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर द एग्जांपल ऑफ एनेंशियोमर, टॉटोमर, एनोमर्स और एपीमर्स। एनोमर्स इज द राइट वन, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज। अब हमारे कौन से मॉलिक्यूल स्टार्ट हो गए बेटा, डाइसैकेराइड, ठीक है। अब डाइसैकेराइड्स मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, वैसे तो हमने सुक्रोज की स्ट्रक्चर देख ली, लेकिन एक बारी और डिटेल में समझना है, ध्यान देना। सुक्रोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो सुक्रोज को वैसे हम क्या कहते हैं बेटा, टेबल शुगर नॉर्मल, ठीक है ना, केन शुगर है, नहीं नहीं प्रिपरेशन नहीं है, मोनोसेक्राइड की, वो भी सिर्फ आपके उसकी क्या कहते हैं अपना ग्लूकोज की, ठीक है ना। और ग्लूकोज के दौरान ही फ्रक्टोज भी बन जाता है जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वहां पे उसकी प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। सुक्रोज बेसिकली क्या है बेटा, ध्यान से देखना। सुक्रोज इज फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लिंकेज किस किस के बीच में होगी, C1 और C2 के बीच में। कैसे, देखो अब ध्यान से, ये देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है किसका बेटा, ग्लूकोज का, और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास किसका है, फ्रक्टोज का। फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, इन दोनों के बीच में वाटर का लॉस होता है बेटा। दोनों के बीच में लॉस किसका होता है बेटा, वाटर का। तो सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम बच जाता है, और इस एक ऑक्सीजन एटम का C1 और C2 के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड, जिसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। हाँ, OH और OH जब दो मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं ना बेटा, दो OH होंगे तो वो अनस्टेबल होंगे, और अनस्टेबल होकर अपने आप को स्टेबलाइज कब करेंगे, बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाँ हाँ उसका मैटर नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कौन सी लिंकेज आ गई बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कमाल की बात है, जो अभी पीछे जो 3 पॉइंट मैंने मिस कर दिए, वो कर दिए थे, स्किप कर दिए थे, जिसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर वगैरह वर्ड लिखा होता, वो अब मैं समझाऊंगा। यहाँ पे ध्यान देना क्या, कि यहाँ पर जो ये सुक्रोज का मॉलिक्यूल बना है हमारा, इस सुक्रोज के मॉलिक्यूल पे पहले वाले कार्बन पर हमारा कौन सा ग्रुप होता था, एल्डिहाइड,
और सेकंड कार्बन पे हमारा कौन सा ग्रुप होता था? कीटोन। ठीक है, कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों ग्रुप अब बॉन्डिंग में क्या है? इन्वॉल्व है, बिजी है बॉन्डिंग में, है ना। तो बाहर गेट पे आए टोलन भैया, टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है बेटा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसे एल्डिहाइड रिड्यूस कर देता है। एल्डिहाइड क्या कर देता है बेटा? रिड्यूस। तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप बिजी है बॉन्डिंग में, है ना। चौधरी साहब और किट्टू भैया दोनों बिजी हैं। तो टोलेंस आएगा तो क्या रिएक्शन हो पाएगी? नहीं। यानी कि सुक्रोज टोलेंस को रिड्यूस करने वाला नहीं है। जब ये टोलेंस को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इस शुगर का नाम रखा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। शुगर कैसा बेटा? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये बात समझ में आई? क्या बताई नीरज सर ने कि एल्डिहाइड और कीटोन बोथ आर इन्वॉल्वड इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन ड्यू टू विच दे डू नॉट रिड्यूस द टोलेंस टेस्ट, देयरफॉर सुक्रोज इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पेपर में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उसमें सिर्फ यही है आपका सुक्रोज जो कि नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी माल्टोज और लैक्टोज दोनों ही आपके रिड्यूसिंग शुगर है। वो टोलेंस टेस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, फेलिंग टेस्ट को भी रिड्यूस कर देते हैं। हाँ है, हाँ अगर सेपरेट मॉलिक्यूल है तो बात अलग है। नहीं बेटा देख ध्यान से सुन, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। तो ये इनको दोनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए आया। दोनों ग्रुप कह रहे भाई हम तो ऑक्सीडाइज होंगे नहीं, हम तेरे साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो ये जब इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए आएगा तो ये दोनों इसको रिड्यूस करेंगे ना, अपोजिट ही तो होगा कहानी। तो ये जो है ये इसको क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, बट फ्री ग्रुप अवेलेबल ही नहीं है। तो इसको रिड्यूस कैसे करें? क्योंकि ये जब तक इसका खुद का रिडक्शन नहीं होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह थोड़ी काम करेगा। यानी कि इसका रिडक्शन होना जरूरी है। इसका रिडक्शन करने के लिए हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप फ्री अवेलेबल होना चाहिए था, है नहीं। तो हमने इस सुक्रोज मॉलिक्यूल को क्या कहा? भाई तुमसे ना हो पाएगा, हाँ तुम रिड्यूस नहीं कर पाओगे भैया, तुमसे नहीं हो पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? सुक्रोज नहीं कर पाएगा। सुक्रोज ने हाथ खड़े कर लिए, भाई मैं कैसे करूं, जब चौधरी साहब बिजी है तो मैं कैसे रिड्यूस करूं। समझ गए? समझ में आई बात? क्यों बिजी है? बॉन्ड बन रहा है। क्लियर? तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, the linkage between two carbon atom through a oxygen atom is known as glycosidic linkage। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है इनवर्ट शुगर। आपके सीबीएसई के 2026 के पेपर में यहां से क्वेश्चन हर हालत में आएगा, हर हालत में। 1 नंबर में आए, एमसीक्यू में आए, चाहे 2 नंबर में क्वेश्चन आए। इनवर्ट शुगर क्या चीज है? इनवर्ट माने उल्टा, इनवर्ट माने उल्टा। शुगर मतलब जो भी हमारे पास मिक्सचर आने वाला है उसकी नेचर तो सैकराइड नेचर है ही, बट वो इन्वर्ट हो चुका है। इन्वर्ट किस चक्कर में? उल्टा पैर के थोड़ी खड़ा हो गया, उल्टे पैर करके थोड़ी खड़ा हो गया। इन्वर्ट का यहां पर मतलब है ऑप्टिकल रोटेशन से, ऑप्टिकल रोटेशन से। सुक्रोज जो होता है हमारा वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सुक्रोज कैसा मॉलिक्यूल होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब उसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो उसके 2 बच्चे हुए, एक बच्चे का नाम ग्लूकोज, दूसरे बच्चे का नाम फ्रक्टोज। ठीक है, अब ग्लूकोज जो था वो सीधा साधा था, लाइट आती थी सीधी डायरेक्शन में ले जाता था। फ्रक्टोज उल्टा था, वो लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता था। आजकल तो वैसे भी कलयुग है, उल्टे लोगों की ज्यादा ताकत चल रही है ना। तो उल्टे लोग जो थे यानी कि जो फ्रक्टोज है उसका लेवी रोटेशन का एंगल ज्यादा होता है और ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटेशन का एंगल कम होता है। तो नेट वैल्यू क्या हुई? नेगेटिव, यानी कि लेवियो रोटेशन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। सुक्रोज हमारा कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो मिक्सचर मिला वो कैसा है? लेवियो रोटेटरी। तो क्या हुआ? रोटेशन हो गया। तो पर सुक्रोज को डेक्स्ट्रो कैसे ले सकते हैं जब उनका कंबाइन करके तो नेट हो रहा है। आप बेटू ध्यान से सुनिए मेरी बात। जब सुक्रोज बना हुआ है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड है। Now sucrose, glucose is not a glucose and fructose is not a fructose because they both are bonded together through a glycosidic linkage. सुक्रोज की प्रॉपर्टीज अलग होती है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज की प्रॉपर्टी अलग होती है। Am I right? पर वो बना तो दोनों से है ना। अगर बेटा देखो ऐसे तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी कार्बन जैसी भी नहीं है ना ऑक्सीजन जैसी है,
कार्बन बर्निंग स्टेट का है, ऑक्सीजन जो है बर्निंग में हेल्प करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाती है. Whenever you form anything through a chemical process, you will get something new. Now sucrose is different. Sucrose has the property of dextrorotation, है ना? But when it get hydrolyzed, now it has been dissociated. अब ये नहीं बचा, अब हमारे पास मिक्सचर है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का. Both have their own identity right now. Now glucose is rotating the light into the right hand side. Fructose is rotating into the left hand side. Left rotation is more than right rotation, so the net rotation is left side. So there is a sign inversion from dextrorotatory to levorotatory during the hydrolysis of sucrose. During the hydrolysis of sucrose. So this rotation of optical activity is known as invert sugar. यानी कि अब जो तुम्हें शुगर मिला हाइड्रोलिसिस होने के बाद, सुक्रोज उसका ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर मिला वो इन्वर्ट है ना. किससे? सुक्रोज से. सुक्रोज से क्या है बेटा? इन्वर्ट है, इसलिए उस शुगर का नाम क्या रख दिया? इन्वर्ट शुगर. इन्वर्ट शुगर का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि उल्टे लटक गए हैं. इन्वर्ट शुगर का मतलब क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गई है डेक्स्ट्रो टू लेवियो. ठीक है भाई? हाँ भाई, क्लियर? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. ये एज इट इज लिखना है, वैल्यू तक भी याद रखनी है ना. एज अ रिजल्ट सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवियो एंड द प्रोडक्ट नेम्ड इज इन्वर्ट शुगर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट जो मिलता है वो हमारा इन्वर्ट शुगर कहलाता है. सुक्रोज इज नॉट अ इन्वर्ट शुगर. सुक्रोज इज नॉट अ इन्वर्ट शुगर. द मिक्सचर of the product we get after the hydrolysis of sucrose, that is known as invert sugar. के मिक्सचर को इन्वर्ट शुगर कहते हैं. बोलो भाई, ठीक है? डन. इंडिविजुअल नहीं ना, इंडिविजुअल दोनों का रोटेशन हो रहा है, पर नेट रोटेशन क्या होगा? अभी तो दोनों मिक्सचर में है ना मेरे पास, मैंने क्रिस्टलाइज करके अलग अलग नहीं किए. हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटरी है. नहीं 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 कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस जब हमारा सुक्रोज तैयार होता है तो उस टाइम पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाते हैं ना बेटा. हाँ, नहीं, वो कंप्लीट मॉलिक्यूल की तरह ही काम करेगा. हमारे पास तो सॉल्यूशन है ना, वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन. डन. अब हमारे पास अगला जो डाइसैकेराइड है वो क्या है बेटा? माल्टोज. ठीक है. अब माल्टोज कैसे मिलता है हमें? हम स्टार्च का क्या करते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस, तो हमें माल्टोज डाइसैकेराइड मिलता है. माल्टोज के अंदर जो बॉन्डिंग होती है बेटा कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में होती है. मैंने तुम्हें बताया था बेटा माल्टोज जो है पुराना इंसान है ना. ये 2G की जिंदगी में जीता है. 2G मतलब इसके अंदर 2 ग्लूकोज की यूनिट होती है, अल्फा डी ग्लूकोज, और दोनों अल्फा डी ग्लूकोज C1 और C4 के बीच में लिंकेज करते हैं और थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 कार्बन के बीच में जब भी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड का नाम हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रखते हैं. अच्छा, दूसरी बात, हाँ, माल्टोज हो गया, वो हो गया हमारा क्या नाम है? सुक्रोज. अब हम माल्टोज पढ़ रहे हैं और फिर लैक्टोज पढ़ेंगे. 3 डाइसैकेराइड पढ़ने हैं हमें. गैलेक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड. गैलेक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड. गुड, ध्यान देना. माल्टोज कैसा शुगर है? रिड्यूसिंग. कैसे प्रूव करेंगे? अभी देखो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखोगे तो पता चल जाएगा. एक मिनट बेटा, कहाँ गया इसमें? हाँ, ये रहा. हाँ, ध्यान से देखना बेटा इसकी स्ट्रक्चर को. हमारे पास C1 और C4. रूल देख लेना. कौन सा ग्लूकोज है हमारा? अल्फा डी. रूल क्या है हमारा? यहां पे रूल क्या लगता है? डाउन डाउन अप डाउन, है ना. ऐसे यहां पे भी रूल क्या लगेगा? डाउन डाउन अप डाउन. ये डाउन, फिर ये अप, ये डाउन. ठीक है, डन. अब क्या हो रहा है बेटा? ध्यान देना. C1 और C4 के बीच में लिंकेज हो रही है. C1 कार्बन पे कौन बैठा था फर्स्ट फ्लोर पे? चौधरी साहब. अब चौधरी साहब किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं? 4th कार्बन के OH के साथ. मतलब यहाँ पे जो OH ग्रुप है और 4th कार्बन पे जो OH ग्रुप है उनके बीच में बॉन्डिंग बन रही है, क्योंकि अब
वैसे तो फ्री अवेलेबल नहीं है ना CHO ग्रुप, वो तो हेमी एसिटल बना चुका है। लेकिन अब ध्यान दो इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो किससे बनेगा बेटा? ऑक्सीजन के थ्रू। बॉन्ड का नाम हो जाएगा हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हाँ या ना? अब जो ये फर्स्ट कार्बन पर, यहां पर जो फर्स्ट कार्बन पर चौधरी साहब बैठा हुआ है, जो हेमी एसिटल बना के बैठा है, ये तो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ ना, क्योंकि डाइसैकेराइड में दो ही तो मॉलिक्यूल होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कहां कहां हुई? C1 और C4। लेकिन जो C1 कार्बन पे CHO ग्रुप है वो तो अभी फ्री अवेलेबल है, हाँ या ना? कहां? ये बॉन्ड बन रहा है, हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल है, नो डाउट। बट यहां पर जो ये ग्रुप अवेलेबल था, ये भी बॉन्डिंग में यूज हो गया, लेकिन यहां पे तो बॉन्डिंग नहीं हो रही ना अलग से। रिएक्ट नहीं करेगा, हाँ रिएक्ट नहीं करेगा। अब वही मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन। यहां पर C1 और C4 के बीच में एक नई लिंकेज बनी है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसकी वजह से ये ग्रुप फर्दर इन्वॉल्व हो गया बॉन्डिंग में। लेकिन यहां पर अगर मैं टोलेंस टेस्ट डालता हूं, टोलेंस रिएजेंट डालता हूं, हेमी एसिटल कैसा था हमारा? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा था ना, मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो कुछ क्वांटिटी में अगर हमारे पास ऐसा ग्रुप अवेलेबल है जो अभी बॉन्ड नहीं बना पाया है, वो आसानी से अब किसके साथ रिएक्ट करेगा? टोलेंस के साथ। यानी कि यहां पर रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। ये तो रिएक्ट करेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये टोलेंस टेस्ट के साथ रिएक्शन शो कर देता है। जब टोलेंस टेस्ट के साथ रिएक्शन शो करेगा, इसका मतलब टोलेंस टेस्ट को ये क्या करने वाला है? रिड्यूस करने वाला है। रिड्यूस करने वाला है तो इसका मतलब ये यहां पर कैसा एजेंट कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो हमारा माल्टोज मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में। नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज वाली स्ट्रक्चर देख लो। हाँ बोल। माइल्ड ऑक्सीडाइज, इसलिए एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, कीटोन नहीं करता। स्ट्रॉन्ग में तो फिर कीटोन भी कर लेगा रिएक्ट, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास मेनली हमें फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी तो परफॉर्म करना है ना। हाँ, कहाँ डाला? टोलेंस बेटा वो तो हमने डाला था, डाइल्यूट HNO3 डाला था, जो ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर रहा था, CHO ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और नीचे प्राइमरी OH को भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। वो तो हम प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप को प्रूफ करने के लिए यूज कर रहे थे HNO3 वाली रिएक्शन। तो देख ले कोई बात नहीं। देखो इधर ध्यान दो, ये देखो, ये हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। अब यहाँ पे C1 C2 पे कौन था? कीटोन। और यहाँ पे एल्डिहाइड, दोनों बॉन्डिंग में यूज हो गए ना। तो ये क्या टोलेंस को रिड्यूस करेंगे? नहीं। लेकिन वहां पे जो C4 पे जो कार्बन था हमारा, इधर C1 पे, इस वाली पोजीशन पे C1 पे जो ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बॉन्डिंग में थोड़ी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। वहां पे तो क्या थे? दोनों ग्रुप इन्वॉल्व हो गए थे बॉन्डिंग में। यहाँ पे एक ही ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, एक फ्री है तो रिएक्ट कर जाएगा। हाँ, 2,4 DNP टेस्ट। अब ध्यान से सुनियो। 2,4 DNP टेस्ट हम किसकी बात कर रहे थे? ग्लूकोज की। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है? माल्टोज है बेटा। फिर तुम वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखो, जब आपने केमिकली बॉन्ड बनाया है किसके बीच में? इसके बीच में, ग्लूकोज के बीच में और ग्लूकोज के बीच में केमिकल बॉन्ड बन चुका है। अब ये सेपरेट यूनिट नहीं है, यू कैन नॉट काउंट एज अ ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, ये ग्लूकोज नहीं है, ये माल्टोज है। इसमें ग्लूकोज की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, जब इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे तब आपको सेपरेट यूनिट मिल जाएगी। उस टाइम पर अगर तू इसमें 2,4 DNP टेस्ट करवाने की कोशिश करेगा, नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। समझ गया? क्लियर है? तो ये ध्यान रखो कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें रिएक्टेंट की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। मिक्सचर थोड़ी तैयार कर रहे हैं,
वी आर हैविंग अ सेपरेट कंपाउंड। डन। क्यों है माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर? क्योंकि वन ऑफ द CHO ग्रुप इज freely available and can react with tolerance and can reduce the tolerance, that's why it is known as tolerance, sorry, reducing sugar। क्लियर होगी बात? अब हमारे पास आ जाता है अगला मॉलिक्यूल लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है बेटा वो दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, एक गैलेक्टोज और दूसरा ग्लूकोज। बस इसकी पोजीशन में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, वो हम ध्यान से देख लेंगे। यहां पे भी लिंकेज किस किस के बीच में है? C1 और C4। C1 और C4। C1 C2 कहां पर है? सिर्फ सुक्रोज में, सुक्रोज में। बाकी जगह पे क्या है? C1 C4। ये भी MCQ क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। अब देखो उसकी स्ट्रक्चर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है। हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? एक यहां पर हमारे पास जो है ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, और ये हमारे पास है अल्फा डी गैलेक्टोज। रूल अगर फॉलो करें तो देखना है यहां पे अप डाउन अप अप। रूल क्या बन गया? अप डाउन अप अप। अल्फा के अंदर तो रूल तुम्हें पता ही है, डाउन डाउन अप डाउन। तो यहां पे एक OH ऊपर है और एक OH नीचे, इसलिए बॉन्डिंग इस तरीके से दिखा दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर कुछ बच्चे जो मेरी तरह होशियार होते हैं वो कहते हैं कि सर आपने दिमाग लगाया ही नहीं, हम तो ये मानते हैं कि यहां पे भी कार्बन है, यहां पे हाथ जुड़वा लो भैया, यहां कार्बन नहीं है। कार्बन जहां बैठे हैं उनको वहीं बैठे रहने दो। कार्बन ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, 6 कार्बन। 7वां कार्बन पैदा मत कर देना, मुबारक हो कि कार्बन हुआ है, ऐसा मत कर देना, ठीक है बच्चों। ये बॉन्ड है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, सबको पता है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। बस वो ऐसे दिखा दिया, वो अटैचमेंट के अकॉर्डिंग दिखा दिया, इसलिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। समझ गए भाई? क्लियर? कौन सा मॉलिक्यूल है? लैक्टोज, ठीक है ना। लैक्टोज ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसके अंदर होता है। अब ध्यान से सुनो, ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? रिड्यूसिंग है, क्योंकि एक ग्रुप फ्री अवेलेबल है। समझ गए? तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर सिर्फ एक ही है, कौन सा? सुक्रोज। इनवर्ट शुगर किस केस में मिलता है? सुक्रोज के केस में, ठीक है। क्लियर? C1 C2 लिंकेज किस केस में होती है? सुक्रोज के केस में। C1 C4 गैलेक्टो उसमें लैक्टोज और माल्टोज के बीच में, दोनों के बीच में। डन है? तो हमारे पास गैलेक्टो ये कंप्लीट हो गया, डाइसैकेराइड। और हमने किसकी स्ट्रक्चर सीखी थी बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब हम बात करेंगे किसकी? पॉलीसैकेराइड्स की। और पॉलीसैकेराइड में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। एक एक करके समझते हैं, चलिए। पहले एक क्वेश्चन है, एक बार ये देख लो, MCQ क्वेश्चन है। इनवर्ट शुगर जो है वो किस चीज का मिक्सचर है? डी ग्लूकोज प्लस 52.5, एल फ्रक्टोज माइनस 92.4 डिग्री। ए इज द राइट आंसर, आंख बंद करके, ठीक है ना। हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। माल्टोज के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो कहां कहां पर होती है? मुक्का ना खा लो कमर में, 2 और 4। ए है, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ा है तुमने। हाँ, जिसने भी बताया, मैंने भी बताया, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो पॉलीसैकेराइड में हमारे पास सबसे पहले कौन आ जाता है? स्टार्च भैया। स्टार्च भैया की जब हम बात करते हैं तो स्टार्च जो होता है बेटा वो पॉलीमर होता है किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज इसका मोनोमर है। बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? स्टार्च बनता है। जो रोटी के अंदर रोटी खाते हैं, रोटी जो रोटी स्टार्च, ठीक है। स्टार्च के अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं, या ये कहें कि 2 कंपोनेंट होते हैं, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। 2 होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पेपर में आता ही आता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है पेपर में। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस आता है 2 नंबर में। समझ रहे? हाँ, यही है, 2 नंबर में बहुत छोटे छोटे से डिफरेंस है। अच्छा, पेपर में तुम्हारे नंबर कितने आने केमिस्ट्री में? 15 से 20%? 20% नहीं? पढ़ लोगे तो कितने आ जाएंगे? 80%। नहीं पढ़ोगे तो 20%। अमाइलोज 20% तक होता है, 15 से 20% होता है।
ये 80 to 85% होता है, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन। तो मेरे को भी यही पूछना था क्या होता है। स्टार्च के अंदर दो तरीके की मोनोमर की चेन होती है, यानी कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं वो दो तरीके से अरेंज होते हैं। एक जब नॉर्मल चेन में अरेंज होते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, उस पार्ट को हम कहते हैं अमाइलोज। जहां ब्रांचिंग आ जाती है वहां पर अमाइलोपेक्टिन। अब ध्यान से सुनना, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च के बेटे का नाम डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड के बेटे का डाइसैकेराइड, और वो भी डाइसैकेराइड कौन सा, माल्टोज। कौन सा, माल्टोज। और माल्टोज के बेटे का नाम क्या है, ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ग्लूकोज के दादाजी स्टार्च, ठीक है, ग्लूकोज के दादाजी स्टार्च, पापा माल्टोज, ठीक है। अब ये जो पापा जी है, मतलब माल्टोज जो है, उसमें लिंकेज C1 C4 के बीच में थी। C1 C4 C1 C4 C1 C4 जब तक चलता जाएगा आपका रहेगा लीनियर कॉम्बिनेशन, सारी की सारी नॉर्मल चेन होगी। तो जब नॉर्मल चेन है तो क्या है, अमाइलोज। जब नॉर्मल चेन होती है तो वो वाटर के अंदर सोल्यूबल भी होता है। अमाइलोपेक्टिन वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। तीन डिफरेंस क्लियरली समझ में आ रहे हैं। कंपोजिशन के बिहाफ पे देखे तो 15 to 20%, 80 to 85%। सोल्युबिलिटी के बिहाफ पे देखे तो सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। ब्रांचिंग के बिहाफ पे देखे तो नो ब्रांचिंग, ब्रांचिंग। यहां पर जो लिंकेज होती है C1 C4 C1 C4 C1 C4, यहां पर क्या होता है, C1 C4 के साथ साथ C1 C6 लिंकेज भी आ जाती है। तो उससे क्या आ जाती है, ब्रांचिंग क्रिएट हो जाती है। अब ध्यान देना, पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बनेगा। अमाइलोपेक्टिन में किस किस तरीके की लिंकेज है, C1 C4 C1 C6। अमाइलोज में सिर्फ C1 C4। यही तो डिफरेंस है। 3 पॉइंट लिख लें, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। क्लियर। तो अमाइलोज के अंदर 200 से 1000 यूनिट होती है किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की। C1 C4 लिंकेज होती है जैसे माल्टोज के अंदर होती है, वही मैंने अभी बताया तुम्हें। 200। अब ये क्या है, नहीं देखो, तोते नहीं उड़ने बेटा, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। तोते नहीं उड़ाने। ये एक ग्लूकोज, ये दूसरा ग्लूकोज, ये तीसरा ग्लूकोज। ऐसे ऐसे 200 से लेकर 1000 तक अगर मॉलिक्यूल है तो क्या कहलाएगा, हाँ, अमाइलोज, ठीक है। देख अंग्रेजी नाम अमाइलोज है ना, अमरेंद्र बाहुबली नहीं है कहीं, अमरेंद्र बाहुबली। तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकल गया। अब इनके बीच में बॉन्डिंग किससे आ गई, ऑक्सीजन से आ गई, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जो ये जो तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना म्यूजिक साइन, ये म्यूजिक साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ऐसे चेन चलती जा रही है, 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 समझ रहे हो। ऐसे चलती जाएगी, ऐसे चलती जाएगी तो क्या है, अमाइलोज। अगर बीच में खिचक गई, ऊपर नीचे जुड़ गई तो अमाइलोपेक्टिन। कैसे है, कौन सा, क्यों नहीं देने का, क्यों नहीं देने का, देना के क्यों नहीं। अब कहीं पे तो खत्म होएगा, कहीं पे तो एंडिंग आएगी। 200 मॉलिक्यूल होंगे तो लास्ट वाला तो फ्री होगा, इधर वाला फ्री है गो। बेटा घर पे बैठ के आराम से बना, तुम्हारे पास और भी काम क्या है, ठीक है ना, बनाते रहना बैठ के आराम से, ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखो अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लिंकेज किस किस के बीच में, C1 C4 के बीच में। लेकिन अब एक नई लिंकेज आएगी किसके बीच में, C1 और C6 के बीच में। ध्यान देखो, ध्यान से देखो इधर, ये देखो, ये C1 कार्बन, ये C6 कार्बन, C1 और C6। C1 का यहां से H और यहां से OH, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग किससे आ जाएगी, ऑक्सीजन से। किससे आ जाएगी, ऑक्सीजन से। बेटा एक बहुत ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये एक नॉर्मल चेन, ऐसे एक नॉर्मल चेन, इन दोनों नॉर्मल चेन के बीच में अगर बॉन्डिंग हो गई तो अमाइलोपेक्टिन, नॉर्मल, सिंपल। हाँ, अगर सीधे सीधे चलेगी बिना कोई बात किए, अमाइलोज। बात हो गई, हाय हेलो हो गई, बॉन्डिंग बन गई तो अमाइलोपेक्टिन। बस ये सिचुएशन है। अब तुम खुद सोच के देखो, जितनी जितनी, फिर हाँ, अब देखो नीचे वाली C1,
ऑब्वियसली बेटा जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल के अंदर ही तो कॉमन सी बात है। देखो एक बात ध्यान में रखो, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी का को भी नहीं है। क्या है कॉम्प्लेक्सिटी? नहीं मैं टीचर नहीं हूं, मैं तो एज अ बच्चा भी एक बात कहूं तो बहुत बहुत, तुम पहली बार पढ़ ले तब भी बहुत सिंपल है, तुम ध्यान से दे दो। नहीं एक बात बताओ, नहीं मैंने त्या तल दिया, मैंने तोंता पाप तल दिया, त्या दिया मैंने, एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के बीच में बॉन्दी थी तो बनाई है। और देख लो एक 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 ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तुमसे यार डाउन डाउन अप डाउन नहीं हो रहा क्या है? सब में डाउन डाउन अप डाउन डाउन लगा ले, खत्म। और जोड़ दो ऑक्सीजन से, खचक 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 है। नहीं अपने हिसाब से, तुम अपने हिसाब से उड़ाते फिर रहे हो, सारे ओएच छत पे ही बैठे हैं, सब ऐसे टंगे पड़े हैं, अप 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 अप, ऐसे नहीं करना है। हाँ हाँ कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, ऐसे बना के ऐसे करके और बीच में बॉन्ड बना देंगे, ढें ढें ढें, लो जी ग्लूकोज 10-10 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, है जी बहुत बॉन्ड पड़े हैं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। बोलो ग्लूकोज की, देखो अब मैं तुम्हें और सिंपल सी भाषा में बोल देता हूँ, बहुत सिंपल सी भाषा में। मैंने पहले ही क्वेश्चन जब मैंने बोला, स्टार्च जब मैंने पढ़ाया, स्टार्च पढ़ाते ही मैंने जब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन बताया तभी बोला ना मैंने क्वेश्चन आएगा यहाँ से, वहीं से बोला ना। जब मैं ये स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने बोला क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ से, जब मैंने बोला ही नहीं तो नहीं आएगा। नहीं पढ़ना तो बेटा कुछ भी नहीं है ना, फिर कुछ भी मत पढ़ो, है ना। वो तो हाँ, वो तो फिर तुम्हें मैंने जो 200 क्वेश्चन दे रखे घर पे बैठ के पढ़ते रटते रहो आराम से, 70 में से तुम्हारे आराम से 56-57 नंबर वैसे ही आ जाएंगे। जिसको कुछ नहीं आता, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए 200 क्वेश्चन दे रखे मैंने, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको रटना आता है रट लो बैठ के उन क्वेश्चंस को घर पे, रोज हनुमान चालीसा की तरह रटो। हाँ चलो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन मैंने बताया अभी, बॉन्ड किस किस के बीच में बन जाएगा, C1 और C4 के, C6 के बीच में, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। किडनी नहीं है बेटा, हाँ ये देखो C1 और C6 के बीच में क्या आ गई, लिंकेज आ गई, और यहां से क्या बन रही है बेटा, ब्रांचिंग। डन, क्लियर होगी। अब हमारे पास आ गया सेलुलोज। अच्छा बताना जरा स्टार्च के मोनोमर का नाम क्या है? हाँ स्टार्च का मोनोमर बहुत गलत है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है, स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, ये आ गया एमसीक्यू क्वेश्चन। बेटू मेरी बात तो सुनो, ऑप्शन वाले क्वेश्चन की बात ही नहीं हो रही, बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि स्टार्च का मोनोमर क्या है आपका, अल्फा डी ग्लूकोज। पेपर में क्वेश्चन आ गया, स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज, तुम तो सारे बेटा बेटा करके आ जाओगे, खत्म कहानी अल्फा डी ग्लूकोज पे। क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज जो होता है वो मोनोमर किसका होता है, सेलुलोज का। तो सेलुलोज के मोनोमर का नाम क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, और अल्फा डी ग्लूकोज स्टार्च का। यानी कि दोनों का कंपोजिशन क्या है, सेम है, दोनों का कंपोजिशन क्या है बेटा, सेम है। किस किस का, सेलुलोज का और स्टार्च का, दोनों ही तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हाँ बेटा सुनो, बेटू गुड्डू, क्या क्या बात है यहाँ पे। पहली बात तो कि यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है सेलुलोज से रिलेटेड, कि मैक्सिमम जो है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, प्लांट किंगडम में, यानी कि प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती, लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है। पॉलीमर किसका होता है, ये बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है जी। अब बीटा डी ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो किस किस के बीच में होती है, वही मैंने बता दिया, C1 और C4 के बीच में बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग का नाम क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत बढ़िया है बेटा, यही तो डिफरेंस है इसका और स्टार्च, उसका सेलुलोज का और स्टार्च का, कि यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं बन पाती, यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं बन पाती। मॉलिक्यूल की शेप अलग होगी ना बेटा, बीटा डी में रूल क्या लगता है, अप डाउन
ठीक है ना, इसलिए वहां पे अटैचमेंट नहीं हो पाती, इसलिए अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल रहता है। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? किस किस के बीच में लिंकेज है? C1 और C4। देखो बिल्कुल अपोजिट हो गए। अब यहाँ पे चेन जो बनेगी वो कैसे बन रही है बेटा? इस तरीके से बन रही है। और जो हमने अभी अल्फा डी ग्लूकोज की चेन देखी थी वो स्ट्रेट जा रही थी, C1 C4 C1 C4। ये कैसे जा रही है? सीडीओ की तरह चढ़ रही है। ठीक है, क्लियर? और ये हुआ क्यों? क्योंकि जिसको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा वो इसकी स्ट्रक्चर बना नहीं पाएगा। जिसको बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर नहीं आती वो कैसे जोड़ पाएगा दो मॉलिक्यूल को? हाँ सही कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बन रहा है? स्ट्रेट चेन ऐसे बन रही है, वर्टिकल चेन बन रही है। ठीक है, वहां पे हॉरिजॉन्टल चेन बन रही थी। चलो अब हमारे पास लास्ट पॉलीसैकेराइड आ गया, दैट इज ग्लाइकोजन। ठीक है ना, तो हमारे पास कौन कौन से थे पॉलीसैकेराइड में? स्टार्च था, सेलुलोज था, अब हम ग्लाइकोजन पढ़ रहे हैं। ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन दोनों मौसेरे भाई है, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सिमिलर होती है, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होती है। तो जो अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर किसकी है? ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन का मोनोमर क्या हुआ? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसमें लिंकेज कौन कौन सी होगी? C1 C4 लीनियर, C1 C6 ब्रांचिंग। हाँ लीनियर और अमाइलोपेक्टिन से मैच कर रही है ना? अमाइलोज नहीं बेटा, हाइड्रोलिसिस करने पे तो लास्ट में ग्लूकोज ही मिलना है। जब स्टार्च हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो लास्ट में तो हमें ग्लूकोज चाहिए। हमें नहीं चाहिए वो क्या कहते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, हमें तो ग्लूकोज चाहिए। ठीक है ना, उसी का हम फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी जनरेट करते हैं एटीपी की फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट दैट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी इज नोन एज ग्लाइकोजन। ठीक है, कहां कहां पर हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है बेटा? लीवर, मसल्स, ब्रेन, ईस्ट और फंगाई। ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये है पार्ट, इन बॉडी का पार्ट। हाँ हाँ ठीक है हाँ, ये वैसे चिपके रहे वैसे चिपके रहे। ठीक है, क्लियर होगी बात भाई? ठीक है, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन से मैच करती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, बस यूजेज जब भी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो एंजाइम जो होता है इस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके हमें ग्लूकोज दे देते हैं। कई बार शरीर हम खाना नहीं खा रखा होता तब भी हमारी भूख मिट जाती है ना? हाँ, तो वो जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से स्टोर जो स्टार्च है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एंजाइम उसको ब्रेक करके हमें ग्लूकोज दे देते हैं। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ लिया? पूरा का पूरा पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ ली, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, लैक्टोज और स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट आपका कंप्लीट हो गया।